वंदे माँ शारदे। आप लोग सीख रहे हैं संस्कृत ज्ञान पाठशाला में हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम आपको सिखा रहे हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, एक शब्द के कितने कितने पर्यायवाची होती हैं। अधिकांश हमने लिए हैं पर्यायवाची, इतने ही बहुत अधिक, यानी पूरा विस्तार पूर्वक हमने वर्णन किया है। यहाँ पर पूरे समझाए हैं आपको। समझते चलिए, साथ साथ देखते चलिए और ज्ञान अर्जन कीजिए। देखिए, अब हमने लिया है पहला शब्द घर। वर्णमाला के अनुसार ही हम चल रहे हैं। जैसे वर्णमाला में का ख ग घ चलता है, तो उसमें घ का नंबर है, घ वर्ण चल रहा है आपका। ठीक है, घ वर्ण से जितने भी हैं वो हम सब आपको कराने जा रहे हैं। देखिए आप, घर, घर का जो पर्याय है वो है आलय। आलय में भी घर होता है, आवास माने में घर होता है। ठीक है, और धाम माने घर होता है, आवास। निवास माने घर होता है, जहाँ आप रहते हैं वो भी निवास कहलाता है, निवास घर। सदन, भवन, भवन में से घर होता है। अयन, गृह, गेह, शाला और निकेतन, ये सारे घर के पर्यायवाची हैं। बहुत सारे हैं, वैसे आम शब्द ये सारे जो हमारी आम भाषा में यूज होते हैं ज़्यादातर। उसे एक आधी शब्द जैसे अलग है थोड़ा सा, गेह, गेह अलग है और अयन अलग है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको बहुविकल्पीय में आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, अगला शब्द में यह है घड़ा। घड़ा यानी घट, कुंभ, कलश, गागर, मटका, सुराही, मंथन पात्र, निप, कुट। देखिए, अब ये गागर और गगरी एक ही शब्द है, और मटका का मटकी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपके काय के पर्यायवाची हैं घड़ा शब्द के। ठीक है, घट में घड़ा होता है, और अनेकार्थी में जो चलेंगे वो अलग होंगे। घट माने हृदय भी होता है, घट माने घड़ा भी लिखेंगे वहाँ पे, और घट का हृदय भी लिखेंगे, क्योंकि वो अनेकार्थी है। यहाँ पर क्या है, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा मामूली सा अंतर होता है अनेकार्थी पर्यायवाची में। अनेकार्थी होती है कि इसके एक ही शब्द के मतलब कई अर्थ निकलते हो। ठीक है, कई अर्थ निकलते हो, कई अर्थ देता हो। लेकिन पर्याय का मतलब होता है इसका पर्याय यही बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे हम घट माने घड़ा भी लिख सकते हो, घड़ा, घट मीन्स घड़ा होता ही है। और ये जितने शब्द लिखे जैसे गागर है, मटकी है, तो ये सारे शब्द घर इसके घड़े के पर्यायवाची में आएंगे। ठीक है, आगे देखें, घमंड। घमंड मीन्स अभिमान, गर्व, अहंकार, दर्प, ये काय के पर्यायवाची हैं, घमंड की। और मैंने आपको अभिमान के, अहंकार के भी कराए हैं। अहंकार के जब अवर्ण चल रहा था तो अवर्ण में हमने अहंकार के कराए थे, तो वहाँ पर हमने यही वाले कराए थे, घमंड, अभिमान, गर्व और दर्प आदि। ठीक है, लेकिन हमने घमंड लिया यहाँ पर शब्द है, तो घमंड के पर्यायवाची भी यही होंगे। तो सेम है, इनको एक ही बार कर लिए, एक ही बार याद करेंगे, 2 बार उसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो घमंड के पर्यायवाची या आपके अहंकार के पर्यायवाची दोनों एक ही हैं, तो शब्द ही एक ही हैं, तो अलग भी अर्थ भी उनके सेम है। आगे शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा शशि, मयंक, हिमांशु, इंदु, सुधाकर, राकेश, ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ये सब कॉमन ही है शब्द, ही आप सब लोग अपनी आम भाषा में पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, और इसमें जो है आपको पढ़ने के लिए मिलते भी हैं। जब आप कोई भी काव्य के पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको पढ़ने में मिलते हैं, या गद्य का पढ़ ले हो, गद्य पढ़ ले हो, पोयम हो या प्रोज हो, दोनों में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए, चतुर। चतुर मीन्स होता है चालाक। ठीक है, कोई व्यक्ति चतुर है, पटु है, निपुण है, दक्ष है, ये सारे इसके पर्यायवाची होंगे। जो हमने लिखे हैं वो आपको हम समझा रहे हैं, देखते चलिए। चतुर शब्द के पर्यायवाची हैं पटु, दक्ष, प्रवीण, निपुण, चालाक, कुशल, योग्य, नागर, होशियार। नागर मीन्स भी होता है। ठीक है, नागर मीन्स भी होशियारी होता है, नागर मीन्स चतुर होता है, नागर मीन्स पटु होता है। ठीक है, नागर मीन्स चतुर। तो जो चतुर शब्द के पर्यायवाची हैं, देखिए जब आप लिखेंगे तो उसमें कुछ शब्द से मिल जाएंगे, जैसे कि दक्ष हो गया आपका, ठीक है, और आपका नागर शब्द हो गया। तो ये शब्द तो थोड़े से अलग हो जाएंगे, लेकिन थोड़े से इससे मतलब थोड़ा कठिन में भी आ जाएंगे। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे और अपनी स्मृति में रखेंगे तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा, कुछ भी असंभव, कुछ भी कठिन होगा ही नहीं। और आप अच्छे से समझिए, देखते चलिए, जिससे कि आपके लिए कोई भी कठिनाई खड़ी ना हो, और आपके लिए हमेशा ये शब्द उपयोगी सिद्ध हो। आगे देखिए, अगला शब्द किया हमने चांदनी। ठीक है,
पहले चंद्रमा की कराए थे, अब करा रहे हैं चांदनी की। चंद्रमा की चांदनी होती है तो उसके पर्यायवाची क्या क्या होंगे? चंद्रिका, चंद्रिका में भी चांदनी होता है। शशि कला यानी इसकी चंद्रमा की कलाएं, चंद्रकला यानी शशिकला चंद्रकला एक ही बात है, ठीक है। चंद्रकला भी लिख सकते हो आप इसमें। कौमुदी, कौमुदी माने क्या होता है? चांदनी। ये शब्द अच्छा है, ये थोड़ा सा मतलब जिसको कहना चाहिए अच्छी भाषा का अच्छा है, देखने में पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लेकिन हो सकता है आपका जब आपके बहुविकल्पी आएंगे तो उसमें कौमुदी शब्द आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप विशेष को तैयार करके रखिए। ज्योत्सना, ये भी शब्द अच्छा है, कौमुदी ज्योत्सना। और शशिकला चंद्रिका चंद्रकला ये कॉमन से है, जो कि आप वैसे भी आपको आम भाषा में सुनने के लिए मिल सकते हैं, पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। अब क्या नया शब्द इसमें क्या है? हमने बताया कौमुदी और ज्योत्सना। अमृत तरंगिणी, ठीक है। अमृत की तरंगिणी में पूरी नौका मतलब इकट्ठी होकर के मिलना, तो क्या है? चांदनी कहलाएगी। चांदनी के पर्यायवाची में अमृत तरंगिणी, अमृत की वर्षा करने वाली है, ठीक है। अब चांदनी क्या होती है? अमृत की वर्षा करनी। चंद्रमा क्या होता है? शीतल होता है, और चांदनी भी शीतल होती है, ठीक है। जब भी चांदनी रात होती है, जब भी आप वहाँ पर भ्रमण करेंगे, जब भी घूमेंगे वहाँ पर, तो आपको अच्छा सा महसूस होगा, जैसे लग रहा है थोड़ी हमें ठंडकता मिल रही है। और सूर्य की गर्मी में क्या होता है? सूर्य जब निकलता है तो ये तपिश होती है, गर्मी लगती है। लेकिन चंद्रमा की चांदनी कैसी होती है? बहुत ही मतलब ठंडक प्रदान करने वाली, मन को अच्छी लगने वाली, तो इसलिए इसका नाम अमृत तरंगिणी में रखा गया है, चंद्रिका के पर्यायवाची में यानी चांदनी के में। अब हमने शब्द लिया च, च में आया आपका चमक। चमक के पर्यायवाची में आभा, विभा, प्रभा, कांति, दीप्ति। इसके पर्यायवाची में आभा में से चमक होता है, विभा में से चमक होता है, प्रभा में चमक होता है, कांति में चमक होता है, और दीप्ति में भी चमक ही होता है, ठीक है। और जब आपको पर्यायवाची में जैसे चमक के पूछे, चमक के ना पूछ करके आपसे आभा या प्रभा के भी पूछ सकते हैं, कांति के पूछ ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए लर्न आपको सभी होनी चाहिए, आभा भी, विभा, प्रभा, कांति, दीप्ति। अगला शब्द में लिया है जहाज, ठीक है। अब जहाज दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो पानी का जहाज होता है, एक हवाई जहाज होता है। यहाँ हमने जो पानी में चलने वाला जहाज होता है उसके पर्यायवाची लिखवाए आपको, ठीक है। जहाज के पर्यायवाची में जलयान, पोत, बेड़ा, जलपोत, इसके पर्यायवाची कहेंगे जहाज के पर्यायवाची। अब हमने लिए जल के पर्यायवाची। जल के तो बिल्कुल कॉमन ही शब्द है, जल पानी सभी लोग पीते हैं, तो इसके भी पर्यायवाची हमने कराए यहाँ पर। देखिए आप, नीर, अम्बु, तोय, बारी, पानी, पय और जीव और सलिल। जीव भी पर्याय इसके पानी के पर्यायवाची में आता है, जल के पर्यायवाची में। देखिए अब इसके जल में क्या होता है? कमल। तो कमल के पर्यायवाची याद करने के लिए आप इसी से कर तैयार कर लीजिए। किस तरह करेंगे? हमने उस समय बताया था आपको, जल के जलज, नीरज, अम्बुज और बारिज, और ये सब पर्यायवाची हो गए सलिल। सलिल यानी जल, जल में उत्पन्न होने वाला क्या होता है? कमल। तो इतने सारे पर्यायवाची आप यहीं से मिल जाएंगे, नीरज, अम्बुज, बारिज, ठीक है। और यही आपका जल के पर्यायवाची जलज। अब अगला शब्द है हमारा जंगल, ठीक है। जंगल सभी जानते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ढेर वृक्ष होते हैं, घने वृक्ष होते हैं, और जहाँ मानव आबादी नहीं होती है वो जंगल कहलाता है, ठीक है। पशु पक्षी, हिंसक पक्षी भी होते हैं वहाँ पर, सभी प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर भ्रमण करते हैं, ढेर सारे पेड़ होते हैं, और खूब घना पेड़ों से छाया हुआ स्थान होता है, वो कहलाता है हमारा वन यानी कि जंगल, ठीक है। तो जंगल के पर्यायवाची में क्या लिखेंगे हम? वन, कानन, विपिन, अरण्य और कांतार, ठीक है। ये शब्द आपका थोड़ा सा नया आया है, इसको स्मृति में रखिएगा, आप अपने कंठस्थ करिएगा। कांतार, अरण्य, विपिन, कानन, वन, ये पर्यायवाची आपके हुए जंगल के। चलिए आगे के और शब्दों का ज्ञान कीजिए, आगे और लिखवाने जा रहे हैं। आगे के शब्द देखिए। अब हम ये ज वाले चल रहे हैं, जय वर्ण वाले, ठीक है। जमुना, ठीक है। जमुना का यमुना, सूर्य तनया, इसे सूर्यपुत्री भी कहा जा सकता है, जाता सकता है, जा सकता है, जाता ही है। कालिंदी, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, यानी यमुना का रविसुता। सूर्यपुत्री या सूर्य कन्या एक ही चीज है, ये रविसुता। श्यामा, क्योंकि यमुना को कहा जाता है यमुना काली है, इसलिए इसको श्यामा भी बोला जाता है। और क्या? रवि नंदिनी,
ये शब्द तो सेम ही है लगभग। देखिए रवि नंदिनी, रवि सुथा और सूर्य तनिया एक ही बात है, क्योंकि सूर्य पुत्री कहा जाता है। रवि नंदिनी भी बोल सकते हैं, रवि सुता भी बोल सकते हैं और सूर्य तनिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक शब्द और लिखने से रह गया, इसमें आपको भी इसी ओर बता देते हैं। वो शब्द है कि यम भगिनी, इसको ना यम की बहन भी कहा जाता है, इसलिए यम भगिनी भी इसका पर्यायवाची है। तो कंठस्थ कर दिए जाए इसको भी, यानी यमुना की पर्यायवाची, यमुना के यमुना, सूर्य तनिया, कालिंदी, रवि सुता, श्यामा, रवि नंदिनी और यम भगिनी। आगे देखिए जीव, जीव के पर्यायवाची रचना, रसना, वाणी। रचना में तो बनाना होता है, रसना जो जिससे हम रस लेते हैं, स्वाद लेते हैं, स्वाद लेने वाली जो कहलाती है हमारी जीभ कहलाती है, यानी कि रसना। रसना के बाद में वाणी यानी हमारी जीभ, रसाल, रसज्ञा, स्वादिनी, जीहवा। जीहवा जीभ का पर्यायवाची है, संस्कृत का पढ़ेंगे। स्वादिनी जिससे हम स्वाद लेते हैं, यानी कि जीभ हमारी। रसज्ञा जिससे हम रस को ज्ञान होता है, रस का कि कैसा रस है, खट्टा है, तीखा है, कड़वा है, कसेला है, तो ये क्या होता है, रसज्ञा कहलाता है। इसको रस का ज्ञान कराने वाली रसज्ञा। अच्छा, रसाल जो है आम के पर्यायवाची में भी आता है। रसाल जो है आम के पर्यायवाची भी आता है और जीभ का पर्यायवाची भी रसाल है। तो दोनों शब्द सेम है। छात्र, छात्र के पर्यायवाची में देखिए विद्यार्थी, बटुक, शिष्य और अंतेवासी। अंतेवासी थोड़ा अलग शब्द है, आप अपनी स्मृति में रखिएगा। छात्र के पर्यायवाची उनकी विद्यार्थी, बटुक, शिष्य, अंतेवासी आदि। अब लीजिए हमने शब्द लिया है झंडा। ठीक है, झंडा क्या होता है, जो हम हर देश का अपना झंडा होता है, हर पार्टी का अलग झंडा होता है, और इस तरीके झंडों के कई स्वरूप हैं। मंदिर का झंडा होता है, तो विभिन्न कलर्स के हो सकते हैं, और झंडे विशेष रूप से हम होटल वगैरह में भी लहराते हुए देखते हैं कि बाहर बहुत सारे झंडे वहाँ लहरा रहे हैं। तो उस झंडे की पर्यायवाची क्या क्या, उसको क्या क्या बोल सकते हैं देख लेते हैं। यानी झंडा के पर्यायवाची में देखिए पताका, ध्वज, केतु, निशान, चिन्ह, और च में की मात्रा और ह में बनाया न, चिन्ह, लहर, प्रतीक। झंडा के पर्यायवाची एक बार फिर से देखिएगा, पताका, ध्वज, केतु, निशान, चिन्ह, लहर, प्रतीक। घूंघट, देखिए घूंघट प्रथा पहले थी, अब तो ना के बराबर ये नामत की घूंघट प्रथा रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी घूंघट प्रथा देखने को मिलती है। तो उसके पर्यायवाची देखिए आप, घूंघट का अवगुंठन, मुखावरण, पर्दा, नकाब, बुर्का। इकाई की पर्यायवाची है घूंघट की, यानी अवगुंठन, मुखावरण, उसके ऊपर आने वाला आवरण, मुखावरण, पर्दा, नकाब, बुर्का। ठीक है, अब देखिए तलवार के पर्यायवाची। तलवार, तलवार के पर्यायवाची में असी, असी, खड़ग, शमशीर, चंद्रहास, करवाल, कृपाण। हाँ, आपको एक चीज बता दें, हमने जो पर्यायवाची कर रहे थे का से कराते, ग वर्ण से करा रहे थे हम, तो हमने कृपाण के कराए थे। वहीं से हम पर्यायवाची तलवार के आ जाए तब ये लिखेंगे, खड़ग के आ जाए तब ये लिखेंगे, कृपाण के आ जाए तब भी आप यही लिखेंगे। तो इसके पर्यायवाची फिर से देख लीजिए, तलवार के असी, खड़ग, शमशीर, चंद्रहास, करवाल, कृपाण। आगे तारा, तारा आकाश में तारे सभी देखते हैं। ठीक है, तारा के पर्यायवाची हैं तारक, तारिका, नक्षत्र, नखत, उडू। नखत और नक्षत्र ये तद्भव असम में पढ़ेंगे आपने, ये दोनों शब्द इसीलिए नखत, नक्षत्र, उडू और वृक्ष। वृक्ष शब्द थोड़ा नया है, इसको स्मृति में रखिए आप अपनी, वृक्ष। तालाब की पर्यायवाची देखिए, सर, ताल, जलाशय, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, पोखर, पद्माकर। तो सरोवर यानी सर भी बोलते हैं उसको, ताल तो बोलते ही बोलते हैं। जलाशय, जल का जहाँ भंडार हो, जहाँ इकट्ठा हो जल, सरोवर कहलाता है। तड़ाग कहलाता है, संस्कृत में तड़ाग शब्द आता है। और पुष्कर, पुष्कर और पद्माकर, ये और पोखर, ये शब्द थोड़े से अलग है। पुष्कर, पुष्कर मीन्स तालाब होता है, याद रखिएगा। पोखर और पद्माकर। अगला शब्द हमने लिया है तीर। तीर, तीर के पर्यायवाची देखिए, बाण, शर, इशु, आशुभु,
शिलीमुख और विशिक। ठीक है, तो विशिक विशिक शब्द आया है, उसी का रामायण में आया है। ये आपका जब रास्ता मांगते हैं केवल उससे समुद्र से रास्ता मांगते हैं तब ये यहाँ आया है कि वहाँ पर लक्ष्मण जी जो है क्रोधित हो जाते, रामचंद्र जी क्रोधित हो जाते हैं, उनका समुद्र कहना नहीं मानता है, तब रामचंद्र जी बोलते हैं उनको, क्या कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासर आनु सूखो बारिद विशिक कृषाणु। विशिक यानी कि आपके तीर के लिए आया है। ठीक है, विशिक कृषाणु, विशिक माने तीर। तो आपको बहुत सारे बता दिए जो नए शब्द है इसमें। एक तो इशू समझ लीजिए, बाण और शर्बी लगभग ऐसा ही शब्द है। इशू, आशु, शिलीमुख और विशिक, ये शब्द आपको काफी कुछ एकदम अलग नहीं है। आगे शब्द देखें, तोता, तोता के पर्यायवाची शुक, सुग्गा, कीर, प्रियदर्शक और बक्र चंचू। बक्र में टेढ़ी, चंचू हमारी चोंच, जिसकी चोंच टेढ़ी है, चोंच ऐसे अगर टेढ़ी होती तोते की, तो इसलिए उसको बक्र चंचू भी कहा जाता है। मंजू पाठक, मंजू पाठक क्यों कहा जाता है भाई, जो हम तोते को रटाते हैं वही वो सरलता से सीख जाता है, तो इसका नाम मंजू पाठक भी है। सुआ, सुआ भी बोलते हैं तोते को। और रक्त टुंड, रक्त माने लाल, लाल जिसकी जो है वो क्या होती है, उसकी आगे जो उसका हिस्सा होता है वो लाल कहलाता है, रक्त टुंड कहलाता है। और दाड़िम प्रिय यानी कि जिसको अनार प्रिय है वो क्या कहलाएगा, तोता। सबको तो सबसे अधिक प्रिय क्या होता है, तो मिर्च प्रिय भी होता है, मिर्च भी खाता है वो, हरी मिर्च, और साथ में उसको अनार बहुत अधिक प्रिय होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, उनको अच्छे से याद करिए, समझिए और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भी ज्ञान अर्जन कीजिए और मुझे भी लाभान्वित कराने का अवसर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।